स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट है, तो उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो सर्टेन पैरामीटर्स के ऊपर की गई है, तो हम वो आज स्टार्ट करेंगे। जो आपके चैप्टर में बच्चों 11 टाइप्स जो मतलब है क्लासिफिकेशन दी हुई है कॉस्टिंग की। तो फर्स्ट वन इज द नेचर एंड एलिमेंट। कोई भी चीज होती है बच्चों, उसके कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, जिनको हम ओवरहेड्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन इसके ऊपर की हुई है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के ऊपर। सेकंड है बच्चों फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जो हमारे किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो फंक्शंस हम जो करते हैं, जो हम काम करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री में किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं, या उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। कमर्शियल कॉस्ट की जहां बात आती है, कमर्शियल कॉस्ट के बच्चों 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो इनको हम कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, कमर्शियल कॉस्ट। आगे है बच्चों बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट। जैसे कोई प्रोडक्ट है, तो हम जैसे मान लो कोई चेयर है, तो चेयर में हमें क्या दिखता है, कोई लकड़ी लगी हुई है, और उसको जो जिसने बंदे ने चेयर बनाई है, कारपेंटर जिसको बड़े ही बोलते हैं, तो उसने अपनी लेबर लगाई होगी। तो डायरेक्टली उस चेयर को बनाने में जो लेबर लगी है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल जो हमें विजुअलाइज कर पा रहे हैं, जो मटेरियल लकड़ी, वो डायरेक्ट लेबर है। और बच्चों सोचो, चेयर को बनाने में क्या लगा होगा, फेविकॉल लगी होगी, कहीं कहीं छोटी छोटी कीलें भी लगी होंगी, तो उनको हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, पर वो हमारी कॉस्ट का पार्ट है, खर्चा तो हुआ है। जिस खर्चे को हम डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो मटेरियल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है ना। अगर लेबर है, मानो लकड़ी बनाई है, हमें उसकी बढ़ई की लेबर तो पता है, पर हमें ये नहीं पता कि जब हमने लकड़ी परचेज की थी तब उसको हम घर पे लेके आए थे, या जहां भी है, या फैक्ट्री में लेके आए थे, तो एक रिक्शे वाले को घर में किराया दिया था, वो चीज दिया था, फिर किसी से हमने लकड़ियां उतरवाई, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्टली हम ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे। चेयर में नहीं बोल रहे कि मेरे पे ये खर्चा हुआ है, और वो खर्चे हुए हैं, फेविकोल का खर्चा हुआ है, कुछ और भी ज्वाइंट मतलब जो उनको इकट्ठा करने का खर्चा होता है, वो सारी हमारी क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, जो भी हमारा खर्चा होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। जितने भी हमारे ओवरहेड्स है, जो अभी हम लास्ट स्टेप में करके आए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, अपना कमर्शियल कॉस्ट है, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऑल दोज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। आगे बच्चों है चेंज इन एक्टिविटी और वैल्यूम। एक कंपनी की जो काम करने का तरीका, उसमें चेंज आ रही है ना, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट क्या, जो कभी चेंज नहीं होती। जैसे रेंट है, जहां पे आप फैक्ट्री बच्चे उसका रेंट पे कर रहे हो, चाहे आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो, चाहे कम करो चाहे ना करो, पर आपका जो महीने का रेंट है वो ऑलवेज होगा ही होगा। और आपको बता दो, जो फिक्स कॉस्ट है मेरी टोटल में सेम रहती है। जैसे मेरा जो फैक्ट्री का खर्चा 1 लाख रुपए है, वो हमेशा हर महीने 1 लाख 1 लाख 1 लाख ही रहेगा। जो फिक्स कॉस्ट मेरी होती है वो टोटलिटी में सेम रहती है, और पर यूनिट में वेरी करती है। पर यूनिट में कैसे, अगर मैंने 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, तो 1 लाख बटे 1 लाख, तो 1 रुपया पर यूनिट होगी। अगर मैंने 2 लाख यूनिट्स अपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो अगर मैं पर यूनिट में अपना एक्सपेंस निकालूंगा रेंट का, तो क्या होगा, 1 लाख रेंट है, 2 लाख यूनिट्स है, 1 लाख बटे 2 लाख 50 पैसे होंगे। तो बच्चे, जो फिक्स कॉस्ट का कैरेक्टर क्या है, वो टोटलिटी में सेम रहती है और पर यूनिट में वेरी करती है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करती है। जैसे हमने कोई वर्कर रखा है कि भैया अगर तू कोई हमारी फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री, यहाँ पे कपड़े बनते हैं, कि अगर तू एक शर्ट स्टिच करेगा, एक शर्ट की सिलाई करेगा, तो तुझे 50 रुपए मिलेंगे। उसने एक शर्ट की सिलाई की, तो हमारी लेबर कितनी होगी बच्चों, 50 रुपए। 2 शर्ट की उसने सिलाई की तो कितनी होगी, 100 रुपए। 3 शर्ट की सिलाई की तो कितनी होगी, 150 रुपए। यानी वेरी कर रही है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है, हमारी कोई काम हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वेरी कर रही है। थर्ड है बच्चों सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल मतलब एक सर्टेन लिमिट तक जो हमारी कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, और उसके बाद वो वेरिएबल है। तो उसकी एग्जांपल क्या होती है बच्चों, जो टेलीफोन एक्सपेंसेस होते हैं, टेलीफोन में क्या होता है कि एक तो मंथली होता है कि रेंट कितना रेंट पड़ता ही पड़ता है, और सर्टेन लिमिट के बाद क्या होगा, आपकी कॉल्स को अकॉर्डिंग आपके रेट लेंगे, वेरिएबल होंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है, तो फिक्स रेंट होता है और पर यूनिट के हिसाब से हम चार्ज करते हैं, तो एक लिमिट तक वो तो पढ़ना ही पड़ना आपको, फिक्स खर्चा है।
बाकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग है। तो कोई भी खर्चा जिसके दो पार्ट्स हो जो एक सर्टेन लिमिट तक फिक्स है उसके बाद वेरी करना सकते हैं तो उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आगे बच्चों है कंट्रोलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम किसी खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट, और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलेंगे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट में क्या हो सकता है वैसे बच्चों, कंट्रोलेबल कॉस्ट में क्या है कि कोई भी हमारा खर्चा है कंपनी के अंदर, ठीक है ना, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब ये कि खर्चा करना ही बंद कर दो, खर्चा तो होना ही होना है। आप कोई चीज बना रहे हो, मटेरियल है, तो आप बगैर मटेरियल परचेज किया प्रोडक्शन कैसे करोगे। कंट्रोल का मतलब है कि उसका और फर्दर सस्ता मटेरियल कहाँ से मिल सकता है, डिफरेंट वेंडर से ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट मार्केट से, और जो आपके सप्लायर हैं उनको आप बोलोगे रेट कम करो, ज्यादा है, नेगोशिएट करके तो कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ बच्चे होती है हमारी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट की जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। उसकी एग्जांपल ज्यादा फिक्स कॉस्ट होती है, जैसे रेंट है, फैक्ट्री का रेंट आपका 1 लाख में चल रहा है तो आप ये बोलोगे कि हमारा रेंट कम कर ले, इस बार 20,000 पे ले लो, नहीं, वो तो फिक्स होगा, चलते ही रहेगा। बिजली का खर्चा है, आप उसको भी कंट्रोल कर लोगे। कंट्रोल मतलब कि जो सर्टेन अमाउंट तक तो आप कर सकते हो। अब अनकंट्रोलेबल में क्या है, डेप्रिसिएशन है, यार मशीन ही परचेज कर ली, 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे। चाहे मशीन को यूज करो चाहे ना करो, उसमें डेप्रिसिएशन पड़ी जानी है, टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे इसको यूज करते जाओगे, उस कॉस्ट को बच्चे बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। आगे बच्चे होती है नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट, जो क्लासिफिकेशन है। नॉर्मल कॉस्ट जैसे पता चल रहा है कि जो रूटीन के ऑपरेशन में जो होती है हमारी नॉर्मली, उसको बोल देते हैं नॉर्मल कॉस्ट। और अब नॉर्मल कॉस्ट की जो हमारे रूटीन का ऑपरेशन नहीं है, अनसर्टेन तरीके से कहीं हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अब नॉर्मल कॉस्ट। जैसे हमारा काम है किसी गुड्स की परचेज और सेल करना, अब उस कंपनी में कोई फर्नीचर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, उसकी वजह से हमारा लॉस हो गया, तो उसको P&L में डालते हैं ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो हमारा क्या है वो अब नॉर्मल कॉस्ट होगी हमारी। नॉर्मली हमारा खर्चा नहीं होता, तो नुकसान तो हुआ है, नुकसान को बुक तो करेंगे ना अपनी किताबों में, तो उसको बच्चे हम नॉर्मल कॉस्ट बोलेंगे। आगे है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। रेवेन्यू कॉस्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है वो खर्चा जिसका बेनिफिट हम विद इन वन अकाउंटिंग ईयर ले जाते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर इसका बेनिफिट एक्सपायर हो जाता है। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है बच्चों, जिसका जो बेनिफिट है हमें 1 साल से ज्यादा होता है। आगे बच्चों टाइम के अकॉर्डिंग है हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी हिस्ट्री बन चुकी है, जो हमने पुराने टाइम पे खर्चा किया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पॉइंट है, हमने 10 साल पहले एसेट परचेज की थी तो हमारे लिए क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्ट्री की बात हो चुकी है, जो हो चुका है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बच्चों क्या होता है, जिसको हम एडवांस में मतलब पहले उसकी कोई वर्किंग करते हैं कि यार ये हम काम करने का हमारा कितना खर्चा आएगा, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक जो हम एस्टिमेट लगाते हैं फ्यूचर के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अगर उस एस्टिमेट को अगर बनाते हो आप कुछ साइंटिफिक बेसिस पे आप उस एस्टिमेट को लेके चलते हो कुछ साइंटिफिक वर्किंग के साथ, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर आप उस कॉस्ट को निकालते हो कि अपने पिछले पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं बजटरी कॉस्ट। आगे नेक्स्ट है बच्चों अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, वो आ गया कौन सा बजटरी कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का आपको बताया मैंने कि जो भी हम कॉस्ट का एस्टिमेट करते हैं वो साइंटिफिक वर्किंग के थ्रू, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्किंग स्टडी, कि काम करने में कितना टाइम लगता है, कैसे करते हैं, तो उसको बच्चों बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, किसी काम को करने से पहले हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, इस काम को करने के लिए आपका इतना मटेरियल लगना चाहिए, इतना लेबर लगना चाहिए, इतने एक्सपेंसेस लगने चाहिए, स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया। स्टैंडर्ड बनाया कैसे, हमने लोगों के काम करने को तरीकों जांचा परखा, कितना टाइम लग रहा है, कितनी कितनी मूवमेंट करें, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। एक्चुअल में क्या हो रहा है वो अलग बात है, ठीक है ना। और बजटेड कॉस्ट क्या होता है, बजट कॉस्ट होता है जो हमारे पिछले सालों में जो हमारी वर्किंग हुई है, कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, कितने खर्चे हो रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग ही हमने आगे अपना फर्दर एस्टिमेट लगाया। बजटेड कॉस्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट में यही फर्क है, बजटेड कॉस्ट होता है पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग आप जो अंदाजा लगा रहे हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट पास्ट एक्सपीरियंस तो है ही है, पर साथ में कुछ साइंटिफिक मेजरमेंट्स भी आप दे रहे हो, नहीं है इसमें इतना टाइम लगना चाहिए, इस रेशियो में मटेरियल होगा, इस रेशियो में लेबर होगी, तो उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। आगे बच्चों में एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट, जो खर्चे मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हमारे क्या खर्चे हो गए
फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, ये सारे के सारे में प्रोडक्ट कॉस्ट हो गए। और उस प्रोडक्ट को हम बेचने में खर्चा कर रहे हैं, ऑफिस में भी प्रिंटिंग स्टेशनरी है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, उनको बच्चे बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। रेंट है, सैलरीज है, ठीक है ना, वो हर महीने देते ही रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट। आगे है मैनेजरियल डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बच्चों क्या होती है, क्या हमें मार्जिनल कॉस्ट टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होता है मार्जिनल कॉस्ट। उसमें आगे बोल रहे हैं प्राइम कॉस्ट। बच्चों प्राइम कॉस्ट क्या होता है, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल इज अ सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी किसी प्रोडक्ट के डायरेक्ट खर्चे हैं, मटेरियल के, लेबर के, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो ये मोस्टली सारे के सारे वेरिएबल ही होते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है बच्चों, वो इसी सिद्धांत पे काम करती है, प्रिंसिपल पे काम करती है, फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, जब आप स्टॉक की वैल्यूएशन वगैरह करते हो, वो फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। आगे बच्चों आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जो आपका कैश में, आपकी जेब से खर्चा हुआ है, एक्चुअल में जो खर्चा हुआ है, उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इसका उल्टा जो होता है, जो खर्चा हमारे बाय आउट ऑफ पॉकेट नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, तो नोशनल कॉस्ट बोल देते हैं। जैसे कि दो पर्सन हैं, दोनों की फैक्ट्रियां हैं, एक की अपनी फैक्ट्री है, उसको रेंट देना नहीं पड़ता, दूसरे को रेंट देना पड़ता है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जिसको रेंट नहीं देना पड़ता, उसके खाते में रेंट डाल के ही कंपैरिजन करेंगे, दोनों को इक्वल लेवल पे लाके, क्योंकि ये जो हम कंपैरिजन करेंगे पूरा, वो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट का कंपैरिजन करना है। आप ये नहीं सकते कि सर उसका मतलब हमें पता है कि जो बंदा रेंट पे कर रहा है उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, जो नहीं पे कर रहा है उसकी कॉस्ट कम आएगी। और उनको इक्वल लेवल प्लेटफॉर्म देने के लिए हम उसका खर्चा जानबूझ के डालेंगे कंपैरिजन करने के लिए, हम इक्वल कंपैरिजन हो। खाली ये ना हो कि किसी के पास फैक्ट्री है तो जो रेंट में कर रहा है रेंट पे नहीं कर रहा है, उसके बेस पे आप कंपैरिजन ना करें, प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर कंपैरिजन करें। तो वहां पे हम उसको कॉस्ट को क्या बोलते हैं, नोशनल कॉस्ट। आपकी जेब से खर्चा नहीं हो रहा है, और जब आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप उसको देखोगे, ये उसको कंसिडर करोगे। है है बच्चों डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट जैसे हम देख रहे हैं, द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। 10,000 पीसीज हम जब मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो क्या कॉस्ट थी, 15,000 कर रहे थे तो क्या कॉस्ट है, जो उनमें चेंज आया उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट। सन कॉस्ट बच्चे जो एब्सोल्युटली खत्म हो चुकी है, खर्चा हमारा हो चुका है, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये जो खर्चा हमारा डूब चुका है, क्योंकि पे रिलाइज भी नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संक। संक माने डूबना, डूबी हुई कॉस्ट। Sunk cost is an irrecoverable cost and caused by complete abandonment of plant. अपने प्लांट को बंद ही हो गया, खत्म ही हो गया। It is a written on value of abandoned plant less its salvage value. Such costs are not relevant for decision making and are not affected by increase or decrease in the volume. खत्म ही हो गया, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इररिकवरेबल है खर्चा, हम उसको खर्चे को रिकवर नहीं कर सकते। क्योंकि स्क्रैप में बेच देंगे बच्चों, तो हम बात वो नहीं कर रहे कि स्क्रैप में इसके पैसे आएंगे, तो कॉस्ट जो हमने खर्चा किया था वो तो हमारे लिए रेलिवेंट हो गया ना। आज के डेट में 4G 5G मोबाइल आ गए, कोई आपको नोकिया मोबाइल लाके देगा, ठीक है नहीं, लाके वो कॉल तक करने का काम तो आएगा, यूज तो है, पर किसी बंदे की काम में उसको नेट भी यूज करना है, वो चीज भी करना है, तो उसकी तो सम कॉस्ट होगी ना। किसी टाइम पे खरीदा होगा मोबाइल 1000, 1500, 2000 का, पर आज के डेट में जीरो कॉस्ट है उसकी, तो उसका यूज का नहीं रहा। कॉल कर सकते वो अलग बात है, पर उसके काम में इंटरनेट की जरूरत है, यूट्यूब चलाएगा, गूगल चलाएगा, ऐप चलाएगा, तो उस फोन पे पॉसिबल नहीं है, उस फोन पे जो खर्चा किया गया था वो संक कॉस्ट होगी। आगे बच्चों इम्पोर्टेड कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट आ गया। इम्पोर्टेड कॉस्ट एंड नोशनल कॉस्ट हैव द सेम मीनिंग। हम जिससे बात करके आए हैं कि ये वो कॉस्ट जो हम एक्चुअल में इनकर नहीं करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल ली थी फैक्ट्री की, नोशनल रेंट चार्ज ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, interest on capital for which no interest has been paid, when alternative capital investment projects are being evaluated। जब आप दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करते हो तो वहां पे आप इम्प्यूटेड कॉस्ट लेके चलते हो। चाहे आपका अपना पैसा लगाया है, और कहते अगर आप लोन लेते तो कितना आपका इंटरेस्ट देना पड़ता, वो लेके चल रहे हो, ठीक है ना। आपकी अपनी फैक्ट्री है, नहीं कहते अगर आप रेंट पे कर रहे होते, दूसरे बंदे के साथ कंपैरिजन करोगे, रेंट पे करोगे तो कितना पे करोगे, यानी इक्वल प्लेटफॉर्म पे जाके उनको कंपैरिजन करते हैं।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच्चों वही है कि जो एक अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करने के लिए दूसरे आपने कितने रिसोर्सेज गिवन अप किए। ठीक है ना, अगर दो जॉब्स हैं, एक पे 50,000 सैलरी है, एक में आप ऑलरेडी 25,000 अर्न कर रहे हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है या एक्स्ट्रा जो आप गिव अप कर रहे हो 25,000। नोट्स में ही पढ़ा हुआ है वो सेम कॉन्सेप्ट है। आगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसी एसेट को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी जगह पे नहीं लाना चाहते हैं, तो जो उसका रेलिवेंट जो करंट डेट में जो प्राइस होगा उसकी क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाएगी। अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, वही कॉस्ट जिनको अवॉइड कर सकते हैं। कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल डिफरेंट थिंग है, और अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल डिफरेंट थिंग है, दोनों को मिक्स मत करना। जो जैसे सैलरी ऑफ क्लर्क है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, क्लर्क्स हमारे, हमने डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया, ठीक है, तो ये हमारी ये कौन सी कॉस्ट होगी, अवॉइडेबल, उसको हम अवॉइड कर सकते थे, डिपार्टमेंट खत्म है तो क्लर्क सारे स्टाफ चला जाएगा, खत्म हो गया। फिर अनअवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी है, तो भैया आप एक डिपार्टमेंट बंद कर सकते हो, आप जो पूरी फैक्ट्री को चला रहा है, फैक्ट्री का मैनेजर है, या फैक्ट्री का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कॉस्ट अकाउंटेंट है, या फैक्ट्री का रेंट है, आप उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, फैक्ट्री चल रही है। ठीक है बच्चों, तो हमारी टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग थी, इसमें से आपको एमसीक्यूज ही आएंगे, वैसे सारा पेपर इस पर एमसीक्यूज आने वाला है, फिर भी आप इनको अच्छे से रीडिंग करके सिंपल बेसिक, अगर आपने एक दो बच्चों पढ़ा होगा तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, जिसको आप बड़े अच्छे से कर सकते हो। आगे बच्चों टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग है, आपको बताऊं, देखो कॉस्टिंग में क्या होता है, एक तो होता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये आपको बात ध्यान रखनी है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ये हमारे तीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होंगे, चाहे भी आप कोई काम करते हो, सर्विसेज है या प्रोडक्ट है, तो उसके 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसके बाद बच्चों आता है इसमें टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है, ये डिसीजन मेकिंग टूल है, ये टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग किसी भी बिजनेस में यूज कर सकते हो आप, चाहे सर्विस का है चाहे मैन्युफैक्चरिंग का है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, आपने कोई कंपैरिजन करना है इन्हीं दो फैक्ट्रीज में, दो यूनिट्स में, तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ के आए हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी कंपनी के डिसीजन लेने में उसकी यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है विद साइंटिफिक बैकअप, हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि इस काम करने में ये खर्चा आएगा, इस तरीके से करेंगे, एक्चुअल में कुछ और होता है, जो डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, उसको बोलते हैं वेरिएंस। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जो हम खर्चा कर चुके हैं, पास्ट में खर्चा किया हुआ है किसी एसेट को परचेज करने में, बिल्डिंग को परचेज करने में, या कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग वो खर्चा जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट पे लगा, उसको देख सकते हैं, देख मतलब देखने का मतलब ये नहीं जैसे लेबर कैसे देखोगे आप, जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है खर्चा, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, दो टाइप की कॉस्टिंग चलती है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देता है इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो फिक्स कॉस्ट को भी कंसिडर करता है इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए। दोनों टाइप की कॉस्टिंग को लेकर चलता है, उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं। जो टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग होगी, आगे है कॉस्टिंग मेथड्स। कॉस्टिंग मेथड्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री है, तो वहां पे कौन कौन सा मेथड आप कॉस्टिंग यूज करोगे, जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है ना, जैसे शर्ट्स बनती है ना, तो धागी कंपनियां होती है, टेक्सटाइल कंपनी, वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है, प्रोसेस होती है, पहले कॉटन लेते हैं, फिर कॉटन से उसका धागा बनाते हैं, धागे को डाई करते हैं, फिर उसका फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, फिर उसे आगे स्टिचिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, तो हर एक इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे उसका पर्टिकुलर मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई होता है। तो मेथड कॉस्टिंग में क्या है, जॉब कॉस्टिंग, तो ऐसी जॉब है जिसमें हर एक जॉब का डिफरेंट डिफरेंट मतलब रिक्वायरमेंट्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट चॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम घर बनाते हैं, ये आर्किटेक्ट घर बनाता है, तो हर एक घर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, क्या वो एक ही तरह का नक्शा सभी के लिए यूज कर सकता है, नहीं, तो सबकी अपनी, कोई जाता है मेरे घर में 2 रूम चाहिए, 1 रूम चाहिए, जैसे इसका घर है, वो सबके लिए उसको अलग अलग तरीके से अपना नक्शा तैयार करना पड़ेगा, अलग अलग कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जॉब कॉस्टिंग। जो एक बंदे की चॉइस के अकॉर्डिंग काम करता है, पर्टिकुलर जॉब को डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। अगर आपको ध्यान दें, आप अपने व्हीकल की सर्विस कराने जाते हैं एजेंसी में, मोटरसाइकिल की, स्कूटर की, एक्टिवा की, तो आप एक जॉब शीट बनती है, हर एक बंदे की अलग अलग मतलब रिक्वायरमेंट होती है ना, कि मेरे स्कूटर में रेस नहीं चल रही, मेरा ब्रेक कम है, किसी का इंजन का काम होना, तो सबका काम अलग अलग तरीके है, तो वहां पे बनती है जॉब शीट कि इस स्कूटर की सर्विस में क्या क्या काम होने वाला है, उसको जॉब शीट बोलते हैं।
आगे बच्चों बैच कॉस्टिंग है, अगर आप ध्यान दो खाने पीने की जो चीजें होती हैं या जो दवाइयां होती है ना, उसके पीछे लिखा होता है बैच नंबर। वहां पे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में, फार्मा इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्रीज में काम होता है, शिफ्टों में काम होता है, बैच में काम होता है कि हमने यार 1,000 किलो का मटेरियल को प्रोसेस करना है, कितने बैचेस में होगा, कहता है 200 के लिए 5 बैच लगेंगे, बैच नंबर होता है। वहां पे हो सकता है बैच नंबर शिफ्ट के अकॉर्डिंग हो, जैसे भी हो। तो किसी प्रोडक्ट में अगर कमी आ जाती है तो हम देख सकते हैं इस बैच नंबर का मटेरियल था ठीक ही निकला, तो देखते हैं उस बैच के टाइम पे कौन कौन सा बंदा काम कर रहा था, कि हमने मटेरियल गलत तो नहीं डाल दिया, कोई ज्यादा तो नहीं कर दिया, कोई कम तो नहीं कर दिया। तो सारी चीजें हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू प्रोडक्शन होती रहती है, वहां पे हम बच्चे इसको बैच कॉस्टिंग का मेथड यूज करते हैं। मिल्क प्लांट हो गए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होगी, फूड इंडस्ट्रीज होगी। प्रोसेस कॉस्टिंग जहाँ पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस होती है, आपको जैसे टेक्सचर में बताया, पहले रुई आती है, कॉटन, कॉटन से धागा बनता है, धागे को उसको स्ट्रेंथ देते हैं या डाई करते हैं, फिर डाई से फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से स्टिचिंग होती है। तो ये हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे ऑयल एंड पेट्रोलियम है, वो क्रूड ऑयल आता है, पहले क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, उससे क्या निकलता है, कैरोसिन ऑयल निकलता है, मिट्टी का तेल, थोड़ा और प्रोसेस करते हैं, फिर डीजल निकलता है, थोड़ा और प्रोसेस करते हैं, पेट्रोलियम निकलता है, थोड़ा और प्रोसेस करते हैं, पेट्रोलियम जेली निकलती है, वैक्स निकलती है, थोड़ा और प्रोसेस करते हैं, मोबिलाइल ऑयल निकलता है, थोड़ा और प्रोसेस करते हैं, एयर टर्बाइन फ्यूल। तो डिफरेंट डिफरेंट, देखो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल था एक ही था, तो प्रोसेसिंग में चेंजेस आते जाए, तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बच्चे जहाँ पे आपके सर्विसेज वाले डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवेज है, हॉस्पिटल्स हैं, बिजली बनाने वाली कंपनी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पे जो मेथड ऑफ यूज करते हैं वो कौन सा मेथड होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी होती है, इमारतें बननी होती हैं, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं। अब आप आगे ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारी टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आगे ये हमारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हो गए, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक बच्चों, इसके बाद बच्चों एक ना आपको चार्ट दिया हुआ है कि किस इंडस्ट्री में कौन सा मेथड लगेगा। ये बच्चों आपको ध्यान से समझना है। आपको जो 4-5 मेथड्स बताए, आप सोचो कि किस इंडस्ट्री में प्रोसेस बनती है। वहां पे शुगर इंडस्ट्री है, गन्ने का जूस लेके आते हैं, क्रश करते हैं गन्ने को, फिर उससे आगे शक्कर बनती है, मतलब आगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होगी शुगर इंडस्ट्री में। तो आया खिलौने की इंडस्ट्री है बच्चों, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, तो वहां बैच कॉस्टिंग यूज होती है। स्टील और सीमेंट प्लांट है, वहां पे भी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। बाइस्पिन इंडस्ट्रीज है, मल्टीपल कॉस्टिंग, क्योंकि बाइस्पिन इंडस्ट्री में क्या होता है, साइकिल का चक्का कोई और बना रहा है, फ्रेम कोई और बना रहा है, ब्रेक कोई और बना रहा है, सीट कोई और बना रहा है, तो वहां मल्टीपल कॉस्टिंग यूज होती है। स्टील और सीमेंट में प्रोसेस कॉस्टिंग है। ये आपको बच्चों समझना है और क्रैम करना है, इसमें जब वो पेपर में 2, 5, 6 नंबर का पेपर हाथ से आएगा। तो ये 27 यहाँ पे इंडस्ट्री दे रखी है, उनके डिफरेंट कौन कौन से मेथड ऑफ कॉस्टिंग होंगे। आपको 5-6 मेथड बता दिए, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे सारे यूज है, जॉब कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एक क्रैमिंग का पार्ट है, समझना है कि ये यहाँ पे क्यों लग रहा है, जस्ट इसमें आपको 2 या 4 नंबर के एमसीक्यूज हो रहे हैं। आगे बच्चों टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग और टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग बच्चों ऑलमोस्ट सेम है। तो हमने टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ा है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देखो यहाँ पे भी वही चीज है, एक तरह से रिपीट है, पता नहीं क्यों क्या किया हुआ है। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग बच्चों जनरली हमारा 3 मेथड्स आते हैं वैसे तो, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल। इंटरमीडिएट में आप जाओगे ना, ये आपके फुल फ्लेज चैप्टर बन जाएंगे, ये जो टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग है। यहाँ पे 3 आपको टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग दे रखे हैं। कॉस्ट यूनिट बच्चों, जैसे कोई चीज है, जैसे दूध लेने जाते हैं वो लीटर्स में मिलता है, लोहा लेने जाते हैं केजीज या टन में मिलता है। तो कॉस्ट का यूनिट जो होता है मेजरमेंट का, किसी इंडस्ट्री में कैसे कैसे होता है, तो वो इसमें बताया गया है। तो इसमें बच्चों 1-2 मार्क्स के एमसीक्यू आ सकते हैं, 2 मार्क्स का आपको एमसीक्यू आएगा एक। आपको बच्चों 20 मार्क्स की कॉस्टिंग है ना, तो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे आपको कॉस्टिंग के, ठीक है ना, 20 मार्क्स तभी बनेंगे।
उसमें 2 क्वेश्चन भी आगे 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। जैसे स्टील है, कॉस्ट पर टन, 1 टन में कितना केजी होता है, 1000 किलोग्राम होता है। शुगर इंडस्ट्री में क्विंटल चलता है या टन चलता है, क्विंटल कितने ग्राम का होता है, 100 किलो का क्विंटल होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉस्ट पर मीटर निकालते हैं, साइकिल इंडस्ट्री में पर साइकिल, एक साल की कॉस्ट कितनी है ऐसे निकालते हैं। हॉस्पिटल में कॉस्ट पर बेड पर पेशेंट पर डे, आपको क्यों हॉस्पिटल बड़ा खर्चा आता है, बड़ा महंगा होता है, इतना बिल बन जाते हैं, खर्चे होते हैं, तो उनका जो तरीका कैसे निकालते हैं कि एक बेड की पर पेशेंट के हिसाब से पर डे की कितनी कॉस्ट होगी। टिम्बर इंडस्ट्री है, जो लकड़ी की इंडस्ट्री है, प्लाईवुड वगैरह बनते हैं, वहां पे पर फुट के हिसाब से होता है। फार्मास्यूटिकल में होता है पर स्टेप, जो दवाइयों का पत्ता होता है या बोटल्स होता है, जो इंडिया नहीं आते पर 1000 के हिसाब से मिलती है, केमिकल पर केजी या पर टन के हिसाब से। तो सबके ना हमें कॉस्टिंग के यूनिट्स दे रखे हैं, क्योंकि मेजरमेंट कैसे हो चलती है। ये फाइल पढ़ने वाली, इसमें पक्का आपको क्वेश्चन बच्चों आने वाला है। वो पावर मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट पर किलो वाट पर हो, जो हमारे बिजली के मीटर लगते हैं, कितने किलो वाट का मीटर है, वहीं से पता चलता है। एजुकेशन में क्या होता है, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर ईयर, स्कूल कॉलेजेस हैं, एक स्टूडेंट की पर ईयर की कितनी कॉस्ट पड़ती है ना। तो ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज के बताए हुए ये आपको याद करने पड़ेंगे पढ़ने के बाद। आगे बच्चों है कॉस्ट सेंटर, यानी यहाँ पे खर्चा हो रहा है उसका सेंटर कहाँ पे है। तो इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो जब खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं तो कॉस्ट सेंटर एक ऐसी टर्म है, एक पर्टिकुलर लोकेशन भी हो सकती है, किस डिपार्टमेंट कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर आइटम भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी भी हो सकती है। जैसे नाम बता रहा है कॉस्ट सेंटर, कहाँ पे कितना कितना खर्चा हो रहा है, किस जगह पे, किस कॉस्ट का सेंटर क्या है, ये इसके अंदर है। इसके बाद बच्चों एरियाज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट सेंटर में सॉरी कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पीछे हम पढ़ के आए हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल के लिए कौन से अवॉइडेबल कॉस्ट है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। अब यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं कि इस काम को करने का इतना खर्चा आएगा, एक्चुअल के साथ उसको हम कंपेरिजन करते हैं। हो सकता है कि एक्चुअल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ज्यादा हो गया हो, कम हो गया हो, तो उसको बाद में इसके रीजन ढूंढते हैं। आगे बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक गुड कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम, ये फर्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इस सेम पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, अगर किसी कंपनी के अंदर हमने खर्चे को कटौती करनी हो, परमानेंट खर्चा, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन स्टार्ट्स वेयर कॉस्ट कंट्रोल एंड, जब हम कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है तो हम वहां पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी परमानेंटली खर्चा खत्म हो गया। एरियाज कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट का डिजाइन है, फैक्ट्री के खर्चे हैं या मार्केटिंग में है, तो हम देखते हैं उसका एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे कैसे खर्चे को हम कर सकते। जनरल थ्योरेटिकल टॉपिक्स है बच्चों। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। आगे बच्चों है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये चीजें कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। मुझे शायद थ्योरेटिकल टॉपिक था, एक दो बार पढ़ोगे आपको समझ में स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी बच्चों को डाउट होता है मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।